हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, और आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो है 38, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या वही आपकी 40 है। आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। जो नए क्वेश्चन मिलेंगे उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर उसका आंसर नहीं आता है तो भी आपको अपने जो नोट्स लिए हैं उसमें उसको नोट डाउन कर लेना है, और अगर आ रहा है आपको उस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, नवोदय विद्यालयों का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है? ये जो आपके नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं, ये किसको शिक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, या इसको जो इसमें जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो किसके लिए बनाया गया है? क्या ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों के लिए, क्या शहरी छात्रों के लिए, क्या बालिका छात्राओं के लिए, या फिर जो पिछड़े हुए छात्र हैं, पिछड़े छात्रों के लिए? तो हमें पता है कि ये जो हमारा नवोदय विद्यालय बनाया गया है, ये जो ग्रामीण प्रतिभावान छात्र हैं, उनको शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। या जो नवोदय विद्यालय हैं, उनका यही मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण प्रतिभावान छात्र हैं, उनको शिक्षित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वह स्थान जहाँ पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको कहते हैं। यानी कि जो बाल अपराधी हैं उनको मुकदमा जब तक खत्म नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, जिस स्थान पर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या उसे प्रमाणिक विद्यालय कहते हैं? क्या उसे किशोर सुधार संस्था कहते हैं? क्या उसे पुनर्पण कहते हैं? या फिर उसे विशिष्ट पाठशाला कहते हैं? तो जो आपका जहाँ पर ये बाल अपराधी रखे जाते हैं मुकदमा खत्म होने तक या पूरा होने तक, उन्हें पुनर्पण गृह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें हम पुनर्पण गृह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कौन आप एक्सपीरियंस की संरचना किसने दी है? अगर आपको याद हो तो ये कौन आप एक्सपीरियंस किसने दिया था, किसकी रचना है ये? क्या ये हैमिल्टन की है? क्या ये मिल्टन की है? क्या ये जॉनसन की है? या फिर ये एडगर डल की है? तो जो अनुभव का संक दिया था वही तो है आपका कौन आप एक्सपीरियंस। किसने दिया था? तो ये दिया गया था एडगर डल महोदय के द्वारा दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप ध्यान रखते हैं इकोलॉजी सिस्टम जो दिया था किसने? ब्रेनर ने दिया था। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो विनय ने दिया था। टर्मन ने क्या दिया था? तो मतलब जो ऐसे आप देखते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कौन आप एक्सपीरियंस किसका है, तो वो है आपका एडगर डल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है, शरीर के ऊतक में पानी के जमा होने को कहते हैं। जो हमारे शरीर के टिश्यूज हैं, जब उनमें पानी की जमावट हो जाती है या पानी भर जाता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? क्या इसे आप पैलेग्रा कहते हैं? क्या इसे स्कर्वी रोग कहते हैं? क्या इसे आस्ट्रोमलेशिया कहते हैं? या फिर ओडिमा कहते हैं? तो आपने कई बार सुना होगा ये जो हमारे शरीर में पानी भर जाता है, जो हमारे शरीर के ऊतक हैं जो उनमें पानी भर जाता है, तो उसे हम ओडिमा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ओडिमा कोई बीमारी नहीं होती है, जैसे घेंगा हो गया, पेलेग्रा हो गया, स्कर्वी हो गया, ऑस्टोमलेशिया हो गया, ऑस्टोपोरोसिस हो गए, जिंजिवाइटिस हो गया। ये सारे के सारे आपके रोग होते हैं, लेकिन ये जो ओडिमा है ये कोई रोग नहीं होता है। ये क्या होता है? तो ये एक प्रकार
प्रकार से सिम्पटम होते हैं। जैसे जैसे अगर आपके शरीर में आयोडीन या फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो ऊतकों में पानी हो जाता है। जब सोडियम की अधिकता हो जाती है तो पानी भर जाता है। अगर बच्चे को क्वाशियोरकर है तब भी उसके शरीर में आपको पानी देखने को मिलेगा, यानी कि ओडिमा की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये जो ओडिमा है ये कोई एक बीमारी नहीं होता है, एक प्रकार का सिम्पटम होता है, ठीक? और ऑस्ट्रोमलेशिया क्या है? ये अस्थियों से संबंधित है, यानी कि विटामिन डी से संबंधित है। स्कारवी विटामिन सी से संबंधित है। ये जो पेलाग्रा है ये आपके विटामिन बी की फैमिली का है, लेकिन आप बताइए कि ये विटामिन बी की कौन सी फैमिली है? B1, B2, B3, B4, B5, B6, मतलब जो भी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक पेशियां हैं। ये आपके शरीर को, जो बैठने और खड़े होने की स्थिति में आपके शरीर में संतुलन बना के रखने का कार्य करता है, वो कौन करता है? क्या ये कंकाल पेशियां करती हैं, या ये कोमल मांसपेशियां करती हैं, क्या ये हृदय मांसपेशियां करती हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम मांसपेशियों की बात करें तो जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, अगर हमारा शरीर इन्हीं से बना हो तो एक ऐसे जैसे क्या कह सकते हैं उसको, एक लोथड़ा सा बन जाएगा। जैसे आपका लीवर है, लीवर में क्या कोई अस्थि पाई जाती है? नहीं, लीवर में अस्थि नहीं होती है। लीवर क्या होता है? आपका एक मांस का लोथड़ा होता है। अगर आपके शरीर में अस्थियां ना हो तो आप खड़े हों, बैठ पाएँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब ये एक मांस का लोथड़ा है, जिधर रख देंगे उधर ही लुढ़क जाएगा। तो हमारे शरीर में जो बैठने, खड़े होने, चलने, इन सारी स्थितियों में जो संतुलन बना के रखने का कार्य करता है, वो करता है कंकाल पेशियाँ। ये कंकाल पेशियाँ हमारे शरीर में, आपको पता है कि ये जो कंकाल है ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। पेशियां किसके जमाव के कारण थकती हैं? यानी कि आपकी मांसपेशियों में ऐसा क्या जमाव हो जाता है जिसकी वजह से आपको थकान होता है? क्या लैक्टिक अम्ल है? क्या एसिटिक अम्ल है? क्या साइट्रिक अम्ल है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे मांसपेशियों में जमा होता है वो आपका एसिटिक साइट्रिक नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही व्यक्ति को शारीरिक थकान का अनुभव होता है। आपने पढ़ा है कि जो थकान होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका थकान जो है वो शारीरिक है, दूसरा आपका होता है मानसिक। शारीरिक थकान का कारण क्या है? वो है आपका, आपके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा होना। अगर हम मानसिक थकान की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नीरस थकान और एक होता है आपका कुंठाजन्य थकान, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी कि अगर किसी को, आपको पता है ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये आपका हड्डी से संबंधित रोग होता है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक प्रकार का रोग है जो कि आपके अस्थियों को प्रभावित करता है, ठीक? चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। पर्यावरण की किस परत में ओजोन के अणु मौजूद होते हैं? आपको पता है कि हमारा जो पर्यावरण है ये 5 परतों में विभाजित होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परत है जो कि आपके ओजोन परत जिसमें पाई जाती है। क्या वो एक्सोस्फीयर है? क्या वो मेसोस्फीयर है? क्या वो स्ट्रेटोस्फीयर है? या फिर वो ट्रोपोस्फीयर है? तो हमें पता है कि जो जहाँ पे ये हमारा ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर के में पाया जाने वाला एक लेयर होता है, ठीक?
अब ज़रा ओज़ोन से याद आया कि एक बार आप मुझे बता दीजिए हम ओज़ोन दिवस कब मनाते हैं? जो ओज़ोन डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अध्ययन अक्षमता का कारण हो सकता है। अध्ययन जो अक्षमता है, उसका कारण क्या हो सकता है? क्या जैविक कारण हो सकता है? आनुवांशिक कारण हो सकता है? पर्यावरणीय कारक हो सकता है या फिर उपरोक्त सभी? तो अध्ययन की अक्षमता के कारण ये सभी हो सकते हैं, चाहे जैविक हो सकता है, आनुवांशिक हो सकता है, पर्यावरणीय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया है, कौन है? ऐसे शिक्षाविद का नाम बताना है आपको जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया था। क्या वो फ्रॉवेल हैं? क्या वो जॉन ड्यूवी हैं? क्या वो आपके प्रोफेसर वागले हैं या फिर आपके हर्बर्ट हैं? तो हमें पता है कि जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया है, वो थे आपके जॉन ड्यूवी। कौन थे? जॉन ड्यूवी थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वो एक कथन दिया गया है। जो कि क्या है कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। ये कथन किसका है? ये जो छोटे-छोटे कथन होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये हमसे बार-बार पूछे जाते हैं। तो जो भारत का उद्धार है, वो इनकी झोपड़ियों में है, ऐसा किसका कहना था? किसने कहा था? क्या सरदार पटेल ने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विवेकानंद ने कहा था या फिर महात्मा गांधी ने कहा था? तो ये जो लाइन बोली गई थी, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी? तो ये बोली गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा क्या बोला गया था कि भारत का उद्धार उनकी झोपड़ियों में निहित है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे जो सर्वोदय योजना है, उसका संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है। आपने काफ़ी योजनाएँ पढ़ी थी, काफ़ी स्वतंत्रता पूर्व के कुछ योजनाएँ पढ़ी थी, स्वतंत्रता के बाद की कुछ योजनाओं को पढ़ा था, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो योजना कहाँ से शुरू हुई, किसके द्वारा हुई और कब हुई, इतना आपको उसके बारे में समझना है। हालाँकि आपको अब की बार हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जैसे जो भी हो, हम ही हैं जब हम अपने किसी एक जो टॉपिक ले लिए, हम मान लीजिए हमने क्या लिया, एरिक एरिक्सन को लिया, तो पहले हम जो उनके ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन बन रहे थे, हमने उसको बनाया। फिर हमें बनाना था, हमने और अंदर जाके बनाया। जब आगे हमें फिर क्वेश्चन बनाना होगा, तो हम बिल्कुल और अंदर में जाकर बनाएँगे, एक छोटे-छोटे पॉइंट से। तो वही हाल आपका भी होता है। जब पहले क्या होता था, पहले बिल्कुल ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन होते थे, ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन आते थे। फिर धीरे-धीरे उसका लेवल बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जो हल्के वाले क्वेश्चन थे, वो तो आपसे पूछते गए, पूछते गए। अब जैसे-जैसे उनको आपसे और क्वेश्चन पूछना होगा, वो और डीप में जाएँगे। तो अगर वो डीप में जा रहे हैं, तो आपको भी तो डीप में जाकर पढ़ना होगा। तो इसीलिए अब जो भी आप पढ़ते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा कीजिए, ठीक? जैसे कल हम क्या करेंगे, ये जो हमें क्वेश्चन बनाने थे, वो क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। बाकी कल मैं आपको करवाऊँगी एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका 12th क्लास का होम साइंस है, उसमें से मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगी। आप देखना उसमें कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर हो सके, आपको मिल सके, तो ये जो अभी नई बुक आई है एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर किया कीजिए क्योंकि यहाँ से ये मतलब बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं, जिसे हम अपनी क्लास में धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये किस वर्ष में पारित हुआ था? क्या 1974 में हुआ? क्या 1975 में हुआ? क्या 1956 में हुआ या फिर 1986 में हुआ? तो हमें पता है ये जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, ये आया था 1986
6 को आया था। अब यहीं पर आप बता दीजिए, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, घर के आमुख को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो कि आपके घर के आमुख को प्रभावित करता है? सूर्य का भ्रमण चक्र, हवा की दशा व वर्षा की गति, भूखंड की स्थिति, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों फैक्टर आपके घर के आमुख को प्रभावित करने वाले होते हैं, चाहे वो सूर्य का भ्रमण हो, हवा की दशा और वर्षा की गति हो, भूखंड की स्थिति हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक हैं। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके कारण कौन सा प्रदूषण होता है? क्या वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है या फिर ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हमें पता है ये जो हमारी गैसेस हैं, गैसें हमारे किसका प्रदूषण करती हैं? तो ये करती हैं वायु प्रदूषण। यानी कि जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं? ये वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं। हम मानो क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत जो हमारे पेड़-पौधे होते हैं, पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या उसे जननाकी कहते हैं या उसे हम श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं, कार्य सरलीकरण कहते हैं और जीविका परक कहते हैं? तो जो मनुष्य और उसके कार्यों के संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को हम श्रम दक्षता शास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसे सुकार्यकी भी कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। आपको पता है कि हमारे जो वायुमंडल है, अगर हम इसमें गैसों का वितरण देखें तो सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा? सर्वाधिक मात्रा में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। अब ये जो नाइट्रोजन होता है, ये इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या ये ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करता है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है या फिर ओजोन के प्रभाव को कम करता है? अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, तो आपको पता है ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या करता है? ये कैसी कैसी गैस है? तो ये एक ज्वलनशील गैस है। इसकी मात्रा कम होने के बावजूद भी, अगर इसकी मात्रा इतनी कम है, आपको पता है जहाँ आपका ये नाइट्रोजन 78% है, वहीं आपका जो ऑक्सीजन है इसको हम 20 से 21% होता है, आपका 21% मानते हैं। तो ये इतना कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है, ये ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करने का कार्य करता है। तो जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? नाइट्रोजन का मुख्य कार्य होता है कि वो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किसका होता है? मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा शोर किसका होता है? क्या फौजी राइफल का होता है? क्या हवाई जहाज के जो सायरन होते हैं उनका होता है? लाउड स्पीकर का होता है या फिर रॉक संगीत का होता है? अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा शोर की, जो ध्वनियों का सबसे ज़्यादा शोर होता है, तो वो होता है आपके फौजी राइफल के द्वारा। किसके द्वारा? तो वो होता है फौजी राइफल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया।
सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये कब शुरू हुआ? आपने देखा होगा एक आपके पास एक जो प्राथमिक विद्यालय की पुस्तक आती है, उसमें आपने देखा होगा एक तरफ पेंसिल बनी होती है और एक मतलब जो एक पेंसिल बनी होती है उस पर एक तरफ एक लड़का बैठता है और एक लड़की, बीच में लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। अब आपको बताना है ये सर्व शिक्षा अभियान क्यों प्रारंभ किया गया? हालाँकि हम ये देखेंगे क्यों प्रारंभ किया गया, लेकिन आपको बताना है कि ये कब प्रारंभ हुआ, ठीक? पहला ऑप्शन है आपका शहरी क्षेत्र में हाई स्कूल को व्यापक बनाना, ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक स्कूल शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, गैर औपचारिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना या फिर प्राथमिक शिक्षा को डेट सर्वव्यापक बनाना। ये डेट क्या है? प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। तो हमें पता है कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, ये क्यों प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया कि अपने प्राथमिक जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, उसको सर्वव्यापक बनाया जाए। उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को सर्वव्यापक बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया। अब समय आपको बताना है कि ये कब शुरुआत हुआ। ऑप्शन में आपको 99 हो गया, मतलब 1999 हो गया, 2000 हो गया, टू 2001 हो गया और 2002 हो गया। चलिए इसी चारों में से आप एक ऑप्शन बताइए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। एरिक्सन के 3R में सम्मिलित नहीं है। एरिक्सन ने 3R फॉर्मूला दिया था। अब उसमें आपका इनमें से कौन सा नहीं सम्मिलित है? 3R आप इसे 3 का के नाम से जानते हैं, 3 का भी बोल सकते हैं। पहला है कर्मकांड, दूसरा है कर्मकांडता, तीसरा है कर्मकांडवाद और चौथा है आपका कर्मकांडवादी। अगर हम बात कर रहे हैं एरिक्सन के 3R या 3 का में, तो इसमें आपका कर्मकांड आता है, कर्मकांडता भी आता है, कर्मकांडवाद भी आता है, लेकिन कर्मकांडवादी का कहीं भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आगे आप पूछ रहा है आपसे कि एक्टोमार्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे आपने एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मिसोमार्फिक ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व पढ़े थे। तो आपको बताना है कि जो ये एक्टोमार्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, ये कैसे होते हैं? क्या ये दुबले पतले होते हैं? क्या ये लंबे होते हैं? गोल मटोल थुलथुले होते हैं या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं एक्टोमार्फिक की, तो एक्टोमार्फिक व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा वो दुबला पतला होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। LAD का संबंध है। LAD अगर इसका हम फुल फॉर्म बोलें तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका संबंध किससे है। हम पूछ रहे हैं LAD का संबंध किससे है? स्किनर से है, पियाजे से है, चॉम्स्की है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो LAD है इसका संबंध भाषा से है और भाषा से किसका संबंध है? चॉम्स्की का संबंध है। तो LAD का संबंध किससे हो गया? ये हो गया आपके चॉम्स्की से, नॉम चॉम्स्की से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये जो आपने बुद्धि पढ़ा था, बुद्धि में समूह कारक पढ़ा था। अब ये समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? क्या वो स्पीयरमैन है? क्या वो थॉर्नडाइक हैं? या फिर ये आपके थर्स्टन हैं या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हमने बात की किसकी? अगर हमने बात की कि ये जो आपके समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन हैं? वो हैं आपके थर्स्टन महोदय। बाकी आप थॉर्नडाइक को जानते ही हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि को बताया।
स्पीयरमैन, इन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, यानी कि इनकी जो बुद्धि का सिद्धांत है जिसे हम द्विखंडात्मक या फिर हम द्विखंडात्मक ही बोलते हैं, द्विकारक या द्विखंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने बताया यस और जी फैक्टर के बारे में बताया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। बहुतत्वीय सिद्धांत, ये बुद्धि की ही बात हो रही है। बहुतत्वीय बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या वो अमूर्त बुद्धि है? क्या वो मूर्त बुद्धि है? औपचारिक बुद्धि है या फिर सामाजिक बुद्धि है? अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट इससे पहले जो 23 नंबर का क्वेश्चन था उसमें हमने इन तीनों की बात की थी और आपको बताया था कि ये जो बुद्धि है किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। यानी कि बहुतत्वीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। हालांकि इन्होंने बताया 3 ही था, लेकिन फिर भी जो इनकी थ्योरी है, जो इनका सिद्धांत है, उसका नाम क्या है? बहुतत्वीय बुद्धि सिद्धांत। इन्होंने इसमें 3 बुद्धि को बताया। एक तो था आपका मूर्त, अमूर्त, यानी कि अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। लेकिन इन्होंने ये औपचारिक बुद्धि की कोई बात नहीं की। हालांकि औपचारिक बुद्धि तो किसी ने भी नहीं बताई थी, लेकिन इन्होंने क्या बताया? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। हम इसे दर्शाते कैसे हैं? तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल पे ही दर्शाते हैं क्या? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था में प्रथम अवस्था है, जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी, वो कितनी बताई थी? 4 बताई थी। कौन-कौन सी बताई थी? तो ये चारों उन्हीं की अवस्थाएँ हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया, मैं आपको टाइम पीरियड बता रही हूँ, 0 से 2 वर्ष, 2 से यहीं पर लिख देते हैं आपका कि 0 से 2 वर्ष कौन है, 2 से 3 वर्ष कौन है, जो भी है। तो ये जो संवेदी पेशी अवस्था है, ये 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक और इसी को जो है आप स्थूल संक्रियात्मक कहते हैं, जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष है। और एक उन्होंने बताया था, फॉर्मल जो बताया था वो 11 प्लस होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था है उसकी प्रथम अवस्था कौन सी है? यही जो 0 से 2 वर्ष है, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था इनकी प्रथम अवस्था है। बाकी मूर्त और जो आपका स्थूल है ये दोनों एक ही होते हैं। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्रम से लगाने के लिए भी पूछता है। ये आपसे प्रथम, अंतिम, दूसरा, तीसरा ऐसे भी करके पूछता है। ये आपसे टाइम पीरियड भी पूछता है। तो यहीं से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बस इसी जो इसके नाम है, प्रकार हैं, यहीं से पूछ लिया जाता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बहुत सिंपल सा है, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संवेदी पेशीय अवस्था की कितनी उप अवस्थाएं हैं? जो आपकी संवेदी पेशीय अवस्था है, आपको याद है कि ये संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है जो कि पियाजे के अनुसार दी गई थी। अब इस प्रथम अवस्था की कितनी उप अवस्थाएं हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं और 8 हैं। तो हमने बताया कि जो संवेदी पेशीय अवस्था है उसकी उप अवस्थाएं कितनी हैं? वो हैं आपकी 6 उप अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। सिगमंड फ्रायड कहाँ के तंत्रिका तंत्र वैज्ञानिक थे? ये जो सिगमंड फ्रायड थे, ये क्या थे? ये एक तंत्रिका तंत्र वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रिया के थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपने अमूमन सुना होगा कि जितने भी वैज्ञानिक हैं ज़्यादातर आपके कहाँ के होते हैं? अमेरिका के होते हैं। लेकिन ये जो आपके सिगमंड फ्रायड हैं, ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं? तंत्रिका तंत्र वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28।
सुपर ईगो विकसित होता है। ये जो आपने फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएँ देखी थी, उसी में जो इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उसी में आपने इड ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। तो आपको बताना है ये जो व्यक्ति में सुपर ईगो होता है, ये कब विकसित होता है? क्या ये 3 से 6 वर्ष में होता है? क्या ये 8 से 10 वर्ष में होता है? 1 से 2 वर्ष में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं सुपर ईगो की, जिसे हम देवत्व की संज्ञा देते हैं, ये आपका 3 से 6 वर्ष की अवस्था में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जो इड ईगो और सुपर ईगो है, उसमें कौन-सा राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है? क्या इड करता है, ईगो करता है या फिर सुपर ईगो करता है? या इनमें से कोई नहीं? अब हम बात कर रहे हैं इन्हीं तीनों की, तो हमें पता है कि इन्हीं तीनों में से एक करता है। तो ये जो आपका इड होता है, ये इड ही क्या करता है? ये राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो आपका सुपर ईगो होता है, अभी आपने सुना कि देवत्व की संज्ञा इसी को दी गई है सुपर ईगो की। और ये जो ईगो होता है, ईगो को क्या कहते हैं? मानवीय कहते हैं। इसे मानवता का मानवीय या फिर मानवता का इसमें गुण आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मानवीय गुण देखने को मिलता है वही ईगो में, अभी अभी आपने सुना। तो ये तीनों आपका क्लियर हो गया कि इड में आपको क्या देखने को मिलता है? राक्षसी प्रवृत्ति देखने को मिलता है। ईगो में मानवीय गुण देखने को मिलता है। सुपर ईगो में इसमें आपको देवत्व की संज्ञा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देवत्व की संज्ञा दी गई है किसे? सुपर ईगो को। ये हमने अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन में लगातार बात किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मनोलैंगिक विकास की प्रथम अवस्था का समय है क्या है? क्या जन्म से 18 माह है, 18 से 3 वर्ष है, 3 से 5 वर्ष है, 3 से 8 वर्ष है या फिर 8 से 15 वर्ष है? अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मनोलैंगिक विकास है, ये दिया किसने? तो ये दिया था फ्रायड महोदय ने। इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं दी? 5 अवस्थाएं दी। इन पांचों में कभी-कभी ये आपको क्रम से लगाने के लिए आता है, कभी पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, अंतिम अवस्था, कुछ इस तरह से पूछता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है समय। तो पहली बात तो जो आपका प्रथम अवस्था है उसका नाम है मुखीय अवस्था या फिर जिसे हम ओरल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? तो जो इसका टाइम पीरियड है वो होता है जन्म से लेकर 18 माह तक। कितना होता है? जन्म से लेकर 18 माह तक ओरल स्टेज होता है जिसे हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक आपका होता है चूसड़ और दूसरा होता है दंशक, जिसमें चूसड़ में बच्चा चूसता है और दंशक में बच्चा काटने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और 32 तो हमने देख लिया। 33 आपका आ जाता है, कह रहा है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने किया? आपको याद हो तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था। क्या वो थॉर्नडाइक थे, एरिक्सन थे, बंडूरा थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो बंडूरा थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बोबो डॉल का मतलब क्या हो गया? इन्होंने एक बोबो डॉल लिया था और बच्चों को अलग-अलग ग्रुप में बैठाया था, अलग-अलग कमरों में। एक में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक में देखा कि बच्चों को मार-धाड़ वाली चीज़ें दिखा रहे थे और एक में ये ले गए बच्चों को अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा रहे थे। तो एक में इन्होंने दिखाया कि इस बोबो जो डॉल थी, इसको एक बच्चा खूब मार रहा है। तो बाद में इन्होंने देखा
कि जो बच्चे थे, जैसे वो देख रहे थे उसमें बच्चे जैसे देख रहे थे मारते हुए, वैसे आपस में ये मारपीट कर रहे थे। तो इन्होंने ये कहा कि बच्चा जो है, जो देखता है अपने समाज में, वही वो सीखता है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान यहाँ से रखना है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने किया? तो बंडूरा ने किया था। बाकी किसी ने कुत्ते पे, किसी ने बिल्ली पे, किसी ने चूहे पे, किसी ने चिंपैंजी पर, इसी तरह से सबने अपना-अपना प्रयोग किया था। इन्होंने बोबो डॉल पर किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ये जो इवान पावलोव के सिद्धांत थे, ये बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। स्किनर के सिद्धांत लीजिए और इनके सिद्धांत लीजिए, काफ़ी मिलते-जुलते हैं। तो जो इन्होंने इवान पावलोव ने सिद्धांत दिया था, उसके और कौन-कौन से नाम हैं? क्या वो सहज अनुबंधन सिद्धांत है? क्या वो परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत है? क्या वो अनुबंधन का सिद्धांत है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये आपके जो इवान पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उसके कई नाम हैं, जिसमें से ये तीनों नाम भी शामिल हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहज अनुबंधन सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, ये तीनों ही इवान पावलोव के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? बस ये समझ लीजिए, जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा, उसी में और जो नाम है आप उनको ध्यान रखिए इसी तरह से, ठीक? प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हमारा क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत हैं, इसको हम इन तीनों नामों से भी जानते हैं। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36, ये कारा आपने पिछले 3 दिन से हम कारा के नाम सुन रहे हैं। कारा का नाम, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। हालाँकि हमने ये अपनी क्लास में एक बार नाम डिस्कस किया है। कारा का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च एसोसिएशन है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च एक्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ये जो कारा है, कारा का संबंध किससे है? तो कारा का संबंध दत्तक ग्रहण से है, यानी कि जो बच्चे गोद लिए जाते हैं। इसके कई नियम हैं। कारा कई नियमों के आधार पर जो है आपको बच्चा गोद लेने देता है। जैसे आपके और जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, उनकी सम्मिलित आयु 90 वर्ष होनी चाहिए। उनकी जो प्रति माह वेतन है, वो आपकी जो है 3000 होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो जो उनकी अचल संपत्ति है, जैसे मतलब उनका घर हो गया, उनके पास जितनी भी ज़मीन जायदाद है, उसको देखता है, उसके आधार पर ये देता है। और ये कुछ और चीज़ें भी तय करता है, जैसे जैसे कि जो दत्तक माता या पिता हैं, उनके बच्चे गोद लेने में कम से कम 25 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है, तभी आप एक नवजात शिशु को ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, आप 4 साल के बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके और बच्चे के बीच में 25 साल का अंतर होना चाहिए। कोई एक पुरुष है, तो वो एक बच्ची को गोद नहीं ले सकता है। अकेला पुरुष जो है, वो किसी बच्ची को गोद नहीं ले सकता है। अगर आपके पास आपका पोता है, तो भी गोद नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पोता है, तो लड़का गोद नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पोती गोद है, या जो आपकी बेटी की बेटी है, यानी कि जिसे हम नातिन कहते हैं, अगर नातिन है, तो आपको बेटी गोद नहीं मिलेगी। कुछ इस तरह से और भी नियम इसके होते हैं। तो ये जो कारा है, कारा का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी होता है, ठीक?
अगला क्वेश्चन है हामा। ये भी आपका दत्तक ग्रहण से ही संबंधित होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस अथॉरिटी है, हिंदू एसोसिएशन मेंटेनेंस एक्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं हामा की, हामा का फुल फॉर्म क्या होता है? हामा का फुल फॉर्म होता है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपको बताना है सारा। सारा ये भी आपका दत्तक ग्रहण से ही संबंधित है। सारा का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट एडॉप्शन रिसर्च एक्ट है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, स्टेट एसोसिएशन रिसर्च अथॉरिटी है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सारा है, आपने कारा देखा, आपने हामा देखा, अभी क्या आया है आपके सामने? अभी आया है सारा। इसे आप नोट डाउन ज़रूर करते हुए चलिएगा। तो सारा का फुल फॉर्म क्या है? सारा का फुल फॉर्म होता है आपका कि स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। क्या है? स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। आप किसी भी स्टेट से बच्चा गोद ले सकते हैं, किसी भी राज्य से आपको बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जैसे आप अदर स्टेट के लेंगे बच्चे को, तो भी आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में ही आपके पूरे मतलब आपके पूरे बैकग्राउंड को देखा जाएगा कि आप कैसे हैं, फैमिली के साथ बिहेवियर कैसा है, कैसा नहीं है, सारी चीज़ें आपकी जाँच की जाएँगी, उसके बाद ही आपको बच्चा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 16 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का अध्ययन कहलाता है क्या? पेडागॉजी कहलाता है, एडागॉजी कहलाता है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। ये बताइए कि जब आप जाते हैं टेट और सीटेट का पेपर देने, सीटेट 1 और 2, तब आपको क्या मिलता है? 15 नंबर के आपके कॉन्सेप्ट से, आपके थ्योरी से क्वेश्चन आता है, और 15 नंबर के क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं? पेडागॉजी के आते हैं। तो जो ये पेडागॉजी आता है, ये 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके अध्ययन को पेडागॉजी कहते हैं। लेकिन जो 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, उनके अध्ययन को हम एड्रागॉगी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। किसी बच्चे को गोद लेने के लिए दत्तक माता-पिता की सम्मिलित उम्र होनी चाहिए कितनी? 50 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले शायद 2-3 क्लासेस में रोज़ बताई है। कितनी है? वो है 90 वर्ष। जो दत्तक माता-पिता हैं, जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, उनकी उम्र कम से कम सम्मिलित रूप से 90 वर्ष होनी चाहिए। उससे कम होगी तो बच्चा आपको गोद नहीं दिया जाएगा। ठीक? ये थे आपके आज के 40 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, कल से हम एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। ठीक? तो आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको ना आए हों, उन्हें पेन और नोटबुक तो आप लेकर बैठते ही हैं, बस उनको आप थोड़ा-सा नोट कर लिया कीजिए और बाद में जाकर देख लिया कीजिए कि क्यों नहीं आया, क्या गलत था, क्या नहीं पढ़ा है, क्या हमें पढ़ना है। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।